जय हिंद, जय श्री कृष्ण माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा हिस्ट्री क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हमारा ये सेशन मिशन 2023 मैथ्स एग्ज़ाम का जो टारगेट है वो स्टार्ट होता है भाई। तो ये टारगेट जो क्लास स्टार्ट होती है और इस क्लास में क्या खास होने वाला है, क्यों आपको डेली 20 से 30 मिनट इस क्लासेस को देने चाहिए, आइए पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद अपना ये शानदार जानदार क्लास को, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। समझिए सबसे पहले क्या क्या आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए बेटा जी, आपके पास समथिंग में 60 से 70 डेज बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। ठीक है, कितने डेज बचे हैं? 60 से 70 डेज। और अब इस टाइम में आपको क्या क्या करना चाहिए पहले ये समझ लीजिए। पहला काम आपको क्या करना चाहिए, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेटा जी समझ लीजिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले। तो पहला चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपको बहुत ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, क्लासेस देने वाला हूँ। डेली क्लास मिलने वाली, जहाँ आपको डेली अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर रहे, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। सेकंड, आपको क्या काम करना चाहिए? सेकंड में आपको क्या करना चाहिए, आपको डीपीपी करना चाहिए, डीपीपी सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, आप डीपीपी मिलेगी कहाँ से? तो मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलने वाली है डीपीपी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से मिलने वाली है। अब अच्छा, डीपीपी होता क्या है? तो डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, यानी आपको अब डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, अब वो क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से? आपके पास तो मुश्किल से एक बुक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक होंगी, लेकिन आपको मैं डीपीपी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर, जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, और हाँ मैं आपको बता दूं शुरुआत में ही, ये सब कुछ जो मिलने वाला आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वो कुछ भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला सारा कुछ। ठीक है, तो सेकेंड बात आपको समझ में आई। पहली बात क्या है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जो कि आप अगर मेरी डेली क्लासेस देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड डीपीपी आपको सॉल्व करनी है, जो आपको कहाँ से मिलेंगे? हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल से मिलने वाली है। ठीक है, थर्ड बात क्या है? थर्ड बात समझ लीजिए बेटा जी, आपको PYQ करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको PYQ तो बिल्कुल करना चाहिए। PY मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही सॉल्व करने चाहिए। और ये भी आपको कहाँ मिलने वाले हैं? ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी की सारी PDF फाइल मिल जाएंगी। ठीक है, और मैं खुद क्लासेस में मैं खुद वीडियोज में उनको सॉल्व करवाऊंगा। और अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो सारे आपको जो PDF फाइल हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा चलिए, फोर्थ बात कर लेते, चौथी बात हम लोग कर लेते हैं कि इसी के साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट MCQ भी प्रैक्टिस करने चाहिए। MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि MCQ होता ये है कि MCQ 1 मार्क के होते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स के MCQ होते हैं। और MCQ को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपके जो छोटे छोटे जो बेसिक जो आपके आइडियाज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। बेसिक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और बेसिक चीज़ें जब क्लियर हो जाती है तो बड़ी बड़ी चीज़ें समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो MCQ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और MCQ भी आपको कहाँ मिलने वाले हैं? आप समझ गए होंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं MCQ वीडियोज़ में भी करवाऊँगा। ठीक है, एक्स्ट्रा में आपको अगर करना है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ से आप उनको कर सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। बाकी वीडियोज में उनको समझ सकते हो कि कैसे MCQ करते हैं, और सारी चीज़ें समझ सकते हो। तो चलिए, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा जी आप एक चीज़ समझ लो, अगर आप सच्ची में 95% प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो पहले तो आपको कन्फर्म अपने मन में ये सोच लेना है कि अब मुझे 60 से 70 डेज बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, आप ऑनलाइन भी पढ़िए, ऑफलाइन भी पढ़िए। आपके पास जो बुक्स है, जो भी NCERT है या कोई और अदर बुक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और आपको 20 से 30, ज़्यादा मैं टाइम नहीं मांग रहा हूँ आपसे, सिर्फ 20 से 30 मिनट आप मेरी क्लासेस को भी ज़रूर से करिए, तो 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप आराम से 95% प्लस, यानी कि 99-100% भी मार्क्स ला सकते हो। आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक बेटा जी, तो इतनी चीज़ पहले समझना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला सेशन है, उस पहले सेशन में मैंने जो टॉपिक रखा है वो है ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ये सेशन इसलिए मैंने रखा
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अगर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को जो कठिन टॉपिक लगता है वो ट्रिग्नोमेट्री लगता है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ होती है जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं बच्चे क्लास 10th में, उससे पहले उन्होंने कभी उसके बारे में सुना तक नहीं था, और पहली बार पढ़ रहे होते हैं, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, मुझे भी याद तो नहीं है बट समथिंग में 12 मार्क्स आता है। ठीक है, अभी मुझे कन्फर्म करके मैं बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा कि किस कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, पर मुझे अभी याद है तो लगभग 12 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए। और ट्रिग्नोमेट्री जो है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते तो बहुत कम समझ में आती, इसलिए पहले मैं इसी को समझाऊंगा कि आखिर ये है क्या चीज़। ठीक है, तो समझिए बेटा जी क्या है ये सारा कुछ। ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगा और ज़्यादा मैं ऊपरी से भी नहीं बताऊंगा, इतना बताऊंगा कि आपको अच्छे समझ में भी आ जाए और आपके सारे क्वेश्चन में वो चीज़ हेल्प करे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ। तो मैंने एक क्या बनाया है, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, मैंने नाम दे दिया इसको A, B और C। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने B पे जो है 90 का एंगल बनाया है और A को मैंने X लेट कर लिया, कर लिया। ठीक है, मैंने इसको क्या मान लिया, X। ध्यान रखना ये मेरा जो एंगल है X, ये एक्यूट एंगल है। ठीक, कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। आराम से समझो बेटा जी, बिल्कुल मोबाइल को सामने रख लो, कॉपी पेन उठा करके बैठ जाओ और जो भी मैं नोट कराते चल रहा हूँ उसको नोट भी करते चलो। एक्यूट एंगल है। ठीक है, आई होप राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो एक्यूट एंगल है। अच्छा, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो भी 90 एंगल से कम के एंगल होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है आपको। ठीक है, तो एंगल ए को मैंने एक्स लेट कर लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या एक्चुअली, तो रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती है उनके रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हमने नाम दे दिया, किसी का नाम साइन, किसी का नाम कॉस, किसी का नाम सेक, टेन, कॉट, कॉस, ये नाम दे दिया और उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि किस साइड के रेशियो को क्या हम नाम देते हैं। तो पहला जो हमारा रेशियो आता है वो आता है P/H। अच्छा, ये P क्या है भाई, तो ये P है परपेंडिकुलर, H है हाइपोटेनस और B है बेस। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि हाइपोटेनस वो होता है जो 90 एंगल के जस्ट सामने वाला एंगल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और 90 एंगल के जस्ट ये जो सीधा सीधा खड़ा हुआ है एंगल, ठीक है, साइड जो बिल्कुल सीधी स्टैंड है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और जो नीचे होती है वो बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उस रेशियो का नाम दिया गया साइन। ठीक, क्या नाम दे दिया गया, साइन नाम दे दिया गया। यहाँ पर जो हम एंगल लेने वाले हैं, एक्यूट एंगल, वो एक्स लेने वाले हैं, तो इसीलिए हम इसे साइन एक्स कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, साइन एक्स कहने वाले हैं, ध्यान रखना। ओके, अभी मैंने इस ए को एक्यूट एंगल एक्स लिया था, मान लिया था, लेट कर लिया था, और इसी एक्स के अकॉर्डिंग ये मैंने यहाँ पे रेशियो लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल लेकर के हम रेशियो लिख सकते हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला एंगल और एक ये सी जो कि है, इसको मैंने मान लिया ये बाई है, इसको लेकर के रेशियो लिख सकते हैं। मैं कभी भी इस बी को लेकर के रेशियो नहीं ले सकता। ठीक है, ध्यान रखना। अभी मैं जो बताने वाला हूँ रेशियो वो सारे एक्स पे बताने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैं बाई पे बताऊँगा, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमेशा जो रेशियो रहने वाला वो P/H ही रहने वाला। ठीक है, ये नहीं चेंज होता है। क्या चेंज होगा वो अभी मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी जो मैं बताते चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा समझते चलो। देखो, P और H का जो रेशियो होता है उसे हम लोगों ने क्या नाम रखा, उसका जो मैथमेटिशियन उन्होंने क्या नाम रखा, साइन नाम रखा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसका नाम रखा गया कोसाइन। क्या है नाम इसका, कोसाइन। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, और कॉस एक्स बोलते हैं, क्योंकि एक्स इसका क्या है, एंगल है। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारा जो रेशियो बनेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ,
वो रेशियो बनेगा हमारा P/B। कौन सा बनने वाला है? P/B, जिसको हम कहते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। शॉर्ट में हम लोग इसको कहेंगे टेन, और x हमारा एंगल था। मैं यहाँ पे फिर से फिगर बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहें चीज़ें। तो ये मेरा A था, B था, यहाँ पे C, ये मेरा 90 का एंगल, इसको मैंने x लेट किया था, ठीक है, x, और ये हमारा क्या है? ये मेरा क्या है? y है, ठीक है। तो 10 नाम दिया गया। और मैं पीछे वाले भी लिख लूँ क्या? नहीं, P/H है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। अब अगला जो होगा हमारा एंगल, ये जो P/H था ना, मैं इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ दोबारा से। P/H, जिसको मैंने साइन बोला था, साइन x, और B/H, जिसको मैंने क्या बोला? कॉस, ठीक है। अब इसका जस्ट रेसिप्रोकल भी होता है, यानी कि P/B को मैं अगर B/P कर दूँ तो इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसे बोलेंगे कॉट, यानी कोटेंजेंट। शॉर्ट में क्या कहेंगे? कॉट। तो कॉट x। इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो H/P हो जाता है, और इसका नाम रखा गया सेकेंट, यानी कि शॉर्ट में बोले तो सेक x। और इस कॉस का सॉरी बेटा जी, साइन था ना, ये साइन, तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसाइन, यानी शॉर्ट में बोले तो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होने वाला है? कॉसेक, यानी कोसेकेंट होता है, ठीक है। तो शॉर्ट में बोलते हैं कॉसिक एक्स। कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होने वाला है? कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होने वाला है? तो सेक होने वाला है, तो H/B, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सेक, और फुल फॉर्म में बोलेंगे सेकेंट, ठीक है। तो ये है हमारा रेशियो। तो टोटल कितने रेशियो होते हैं? तो टोटल 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार फिर देख लो। तो P/B का जो रेशियो होता है उसे tan बोलते हैं, P/H साइन, B/H कॉस, B/P कॉट, H/P कॉसिक, और H/B सेक, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये 6 आपने जो लिखवा दिए हैं सर, इसको याद कैसे रखें? ये तो बड़ा कठिन लग रहा है। अभी शुरुआत से ही डरा दिया आपने तो ये लिख करके, तो टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने का, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ये एक फॉर्मूला छोटा सा सिंपल सा, क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आप लिख लो पहले, ठीक है। अब इसको समझो। तो आपको क्या याद रखना है कि जो पहला ये होता है पार्ट, ये होता है हमारा साइन, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड हमारा पार्ट होगा, ये जो सेकंड पार्ट होगा कि ये क्या होता है? हमारा कॉस होता है, फिर हमारा टेन आता। अब आपको सीरीज याद रखनी पड़ेगी। पहले क्या आएगा? साइन, फिर कॉस, उसके बाद टेन, फिर क्या आएगा? तो फिर आता है हमारा सेक, उसके बाद कॉट, उसके बाद कॉसिक, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारा क्या हो गया? टेन हो गया। अब टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है? तो टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, तो टेन का जस्ट उल्टा कॉट। तो यानी B/P की बात करें तो क्या हो जाएगा? कॉट। इस तरह से B/H क्या था? हमारा कॉस, और कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक। तो अगर हम H/B की बात करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं? H/B की बात करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा जी? नीचे से देखो तो नीचे से हो जाएगा हमारा सेक, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं तो मैं लिख देता हूँ, देखो ये हो जाएगा हमारा साइन, इधर लिखता हूँ। ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन। ये क्या होगा? कॉस। इसको थोड़ा नीचे, ये क्या होगा हमारा? कॉस होगा, और ये क्या होगा? टेन होगा, ठीक है, टेन। ये क्या होगा? कॉट होगा। ये क्या होगा बेटा जी? सेक होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? कॉसिक बोलेंगे। लो, अब तो आपको याद रहेगा ना सारा चीज़ें। अगर हम H/P करें तो कॉस, P/H करें तो साइन, ठीक है। इसी तरह से B/H करेंगे तो कॉस, और H/B करेंगे तो सेक, P/B बोले तो टेन, और B/P बोले तो कॉट। अब तो समझ में आई सारी चीज़ें? आ गई होंगी मेरे हिसाब से। तो अगर एक बार में ना समझ में आए तो आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा बैक करके वीडियो दोबारा से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई? अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर करवा दूँ आपकी। पहले इतना आपने लिख लिया, इतना नोट कर लो बेटा जी। तो ये यहाँ से आप नोट कर लो, इसके बाद इसको भी नोट कर लो। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो,
ठीक है। इसके बाद देखो देखो साइन का जस्ट अपोजिट कौन होता है, कॉसिक होता है ना, ये आपको याद रखना है। साइन थीटा या एक्स बोल दें तो साइन एक्स का जस्ट अपोजिट कौन होगा, कॉसिक एक्स होगा, ठीक है। अपोजिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल या अपोजिट कौन होगा, सेक। टेन का जस्ट अपोजिट कौन होगा, तो कॉट। इसी तरह से कॉसिक का उल्टा साइन भी होगा, सेक का उल्टा कॉस होगा और कॉट का उल्टा टेन होगा। अब इस उल्टे का मतलब क्या है, इसको भी समझ लो बेटा जी। ये क्या हमने उल्टा सीधा करवा दिया। इसका मतलब होता है कि अगर कहीं पर साइन लिखा हो तो मैं साइन को 1 कॉसिक लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1 कॉसिक। इसी तरह से बेटा जी कहीं पर अगर कॉस एक्स लिखा हो तो मैं उसको यहाँ ना लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर कहीं पे कॉस एक्स लिखा है तो मैं उसको 1 सेक एक्स लिख सकता हूँ। इसी तरह से बेटा जी कहीं पर टेन एक्स लिखा है तो मैं उसको 1 कॉट एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ होती है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। इसको भी बेटा जी नोट कर लो, ठीक है। इसको भी नोट कर लो, कॉस साइन और ये, और इसके जस्ट अपोजिट भी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कहीं पर सेक लिखा हो तो उसको मैं 1 कॉस लिख सकता हूँ, कहीं कॉट लिखा हो तो उसको मैं 1 टेन लिख सकता हूँ, कहीं कॉसिक लिखा हो तो उसको मैं 1 साइन लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लिया। अच्छा, अब मैंने जो कि कहा था, क्या बोला था कि मैंने ट्रायंगल बनाया था इस तरह से, यहाँ पे 90 एंगल, यहाँ बी लिया था, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। इसको मैंने एक्स लिया था। मैंने कहा था मैं बाई से भी बताऊंगा कि अगर बाई वाला एंगल आए तो क्या करूँ। तो देखो एक ही ट्रायंगल में अगर याद रखना कि ये हाइपोटेनस जो होती है ये तो यही रहती है। अगर इस एंगल की बात हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ, अगर इस वाले एंगल की बात हो तो फिर इस एंगल के जो सामने है, जो भी इसके सामने है वो होता है परपेंडिकुलर और बचा हुआ हो जाता है बेस। याद करो तो एक्स के टाइम पे तो देखो ध्यान से, एक्स के टाइम पे एक्स के सामने था ये वाली साइड, तो तुमने परपेंडिकुलर और इसको बेस बोला था। ये तो हमारा हमेशा ही हाइपोटेनस रहता है। और जब बाई की बारी आई, किसकी बारी आई, बाई की, तो बाई के सामने है ये वाला पार्ट, तो इसीलिए ये परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रेज किए दे रहा हूँ क्योंकि अब मुझे बाई से मतलब है, इसलिए मैं बाई का याद रखूँगा, ठीक है। चलो इसको मैं रेज किए दे रहा हूँ। अच्छा, ये बी मतलब बेस है और ये बी हमने डिनोट करने के लिए लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब सुनो ध्यान से, तो ज़्यादा कुछ नहीं चेंज होगा। देखो आपने पढ़ा क्या था, P/H, तो P/H हमेशा साइन ही रहेगा, ऐसा नहीं टेंशन लेना आपको। बस फर्क क्या आया कि अब हमारी वैल्यू चेंज हो गई, यानी अब बेस हमारा ये हो गया और परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझो तो आपको समझ में अच्छे से आएगा कि मैं क्या क्या समझाना चाहता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बेस नहीं लिया, मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया 3, यहाँ 4 और यहाँ मैंने 5 ले लिए। ये हमने क्या ले लिया, इसकी साइड से ले ली। और मैंने आपसे कहा कि साइन बाई बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, एंगल मैंने क्या लिखा है बेटा जी, एंगल लिखा है मैंने बाई। तो बाई के हिसाब से, अच्छा अब साइन होता क्या है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब बाई के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, तो मैंने जस्ट बताया था जो एंगल सामने होता है उस एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस होती है और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ आंसर लिखो तो आप क्या लिखोगे, 4/5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। तो आपने क्या लिखा आंसर, 4/5। कैसे लिखा, क्योंकि बेस आपका परपेंडिकुलर क्या था, 4 था और हाइपोटेनस कितना था, 5 था। मैंने कहा साइन एक्स बताओ क्या होगा, तो साइन एक्स आप क्या बताओगे। अब साइन एक्स है ये और इसके सामने वाली साइड है ये, तो अब इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो ये हो गया और बेस क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आपका देखो P/H ही रहना है, लेकिन अब P चेंज हो गया, P हो गया 3 और H तो आपका 5 ही रहेगा। तो अब समझ में आई क्या अंतर पड़ता है इनके और इनके से, ठीक है। हमेशा P/H ही रहेगा, चेंज क्या हो जाता है, एंगल की वजह से साइड चेंज हो जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं।
ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं लिए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं मैंने शुरुआती तौर पे आपको समझाने के लिए। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए आपके एनसीईआरटी से, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन दिया है 10a बराबर दिया है आपको, तो सॉल्व करते हैं। क्या है, सॉल्व करते हैं, क्या दिया है आपको, 10a बराबर दिया है 4/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना ले रहे हैं, इसमें देखते हैं कोई है दिया फिगर, ये दिया गया है, चलो अच्छी बात है, ये ठीक है। चलो फिगर मैंने बना लिया। तो बेटा जी देखो ध्यान से, इसमें मैंने देखो ध्यान से, यहाँ पे एंगल ए पे देखो ध्यान से, एंगल ए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल ए हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। मैंने इसको नाम ए, इसको बी और इसको मैंने नाम दे दिया सी पर 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा 10 बताओ बेटा जी होता क्या है, तो अगर कभी भी याद ना आए तो आप फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और आपको याद होगा कि 10 होता कहाँ पर है, तो 10 होता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ रहा है P/B, तो लिख लो बेटा जी P/B, यानी कि P कितना है 4 है और B कितना है 3 है, ठीक है। B कितना है 3 है, ठीक है। अब क्योंकि बेटा जी ये रेशियो में लिखे हुए हैं, ये किस में लिखे हुए हैं, रेशियो में लिखे हैं, तो रेशियो को जब नंबर फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल जोड़ देते हैं, तो इसलिए हम 4k लिख देंगे। यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4k लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर से स्क्रॉल कर देता हूँ, 4k, और इसी तरह से बेस में हम कितना लिख देंगे 3k, ठीक है, ओके। अब हमें फाइंड करना होगा, सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, हाइपोटेनस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, ये साफ हो रहा है, ठीक है, चलो। तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, इसको फाइंड करना होगा बेटा जी, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, समझ लो कि पाइथागोरस बाबा की जरूरत हमें पड़ने ही वाली है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपकी है पाइथागोरस थ्योरम। अब एच तो हमको पता ही नहीं है, तो एच के प्लेस पे हमने कुछ नहीं लिखा, ऐसे ही लिख दिया। बेस कितना था और परपेंडिकुलर कितना था, तो 4k और 3k, तो 4k का स्क्वायर प्लस में 3k का स्क्वायर, ठीक बेटा जी। तो चलिए एच स्क्वायर बराबर 4 का कितना होता है 16, k का k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 का 9, k का k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 16 और 9 कितना होगा 25, तो 25k स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर की वैल्यू। तो एच की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो इस पर रूट लगा दे, तो 25k स्क्वायर निकल के आया 5k बन गया, ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा जी कितनी आ गई, 5k आ गई। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे आया है। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और k स्क्वायर k बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी कितनी है, 5k है। अब बस हमारा सारा खेल हो गया है। अब हमें वैल्यू पता करनी किसकी, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अदर का मतलब क्या हुआ कि देखो बेटा जी 10 तो हमें गिवन है, अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कॉस ए निकालना है, 10 हो चुका है। इसके बाद क्या आता है, सेक ए, कॉट ए और कॉसिक ए, ठीक है, कॉसिक ए, इनको हमें फाइंड करना है। अब साइन ए होगा क्या, तो हमने बताया था आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट क्या होता है बेटा जी, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। और कॉसिक क्या होता है बेटा जी, तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये होता है बेटा जी। सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें क्लियर है ना, ठीक है। मैंने फार्मूला भी लिखा था, तो आप लिख करके देख सकते हो, सारी चीज़ें मैच कर सकते हो कि मैंने जो लिखा वो सही है कि नहीं। अब बेटा जी देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ठीक, यानी P/H, तो P/H, तो P मेरा क्या है बेटा जी 4k, H कितना है 5k। तो जब मैं इसको रेशियो में लिखूंगा तो सिर्फ क्या लिखूंगा 4/5, k से k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने सीधा 4/5 लिखा। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है बेटा जी 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो हम लिखेंगे 3/5, ठीक है। अब इसके बाद सेक फाइंड करना है, तो देखो बेटा जी इसका जस्ट उल्टा ही होता है, तो 5 हम लोग लिख देंगे 3। कॉट देखो tan कितना था हमारा 4/3 था, तो कॉट हो जाएगा हमारा 3/4।
इसी तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, कॉसिक फाइंड कर सकते हैं। कॉसिक कितना गिवन है, h/p, ये हमने निकाला था 4/5। मैंने कहा था जस्ट इसका अपोजिट होता है, क्या बताया था मैंने, जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इस तरह से हमारा जो h आएगा, कॉसिक आएगा, वो क्या आएगा, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से इसको नोट कर लो, इसकी शॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। और हाँ बच्चों, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना है, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपको कैसी हमारी वीडियो लगी। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगा वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, शेयर जरूर से कर देना, ताकि आपके सर को भी सपोर्ट मिले। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो सर को अच्छा लगेगा और सभी सारे बच्चों का हेल्प भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है बेटा जी। कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक क्या बना लिया, ट्राइंगल बना लिया। और ये किस पे है, किस पे, एंगल C पे क्या है, 90 का एंगल बनना है। मतलब ये हमारा इन्होंने बोला है ABC थीटा है, ध्यान रखना क्या बोला है, ABC थीटा बोला है। इसका मतलब B पे हमारा क्या एंगल बनना है, थीटा एंगल बनना है। ठीक है, B पे हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा। ये थीटा एक एंगल को शो करने का तरीका है। ठीक है, थीटा फाई ये जो है एंगल को शो करने का तरीका है। X कर सकते हो, A कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया B, कितना हो गया ये हमारा B, और ये ऊपर वाला हमारा क्या है, A है। ठीक है, ठीक, इतनी बेटा जी क्लियर हुई बात। अब इन्होंने क्या कहा समझो, इन्होंने कहा है कि AB हमारा 29 है। AB हमारा कितना है, 29 सेंटीमीटर, या कोई भी यूनिट हो सकता है। BC हमारा 21 है, BC हमारा कितना है, 21 है। तो हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। देखो बेटा जी, थीटा की बात चल रही है, मतलब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, अब देखो बेटा जी, कॉस और साइन में जो हमें जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है परपेंडिकुलर की। ठीक है, साइन में, ठीक है, बेस कॉस में तो नहीं पड़ती जरूरत, लेकिन साइन में पड़ती है। मतलब हमें पहले परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। अब क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता नहीं, इसलिए हमें क्या, किसकी हेल्प लेनी होगी, पाइथागोरस की लेनी होगी हेल्प। तो पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। क्या होती है थ्योरम, थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस क्या है हमारा 29, तो 29 का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर का हमें पता नहीं, इसलिए हम उसकी जगह पे पी स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 29 का स्क्वायर था हमारे पास। देखो बेटा जी, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ दूसरी साइड में, तो हमारा हो जाएगा माइनस के 21 का होल स्क्वायर बराबर में कितना बचा, पी स्क्वायर बचा। अच्छा, आप एक चीज़ सुनो बेटा जी, थोड़ा सा कुछ अलग बताने वाला हूँ। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँ, कैसे, 21 का स्क्वायर निकालूँ, फिर 21 का स्क्वायर निकालूँ, उसके बाद माइनस करूँ। लेकिन एक सिंपल तरीका भी है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और आपने पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। क्या होता है बेटा जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी यानी 29 प्लस 21, और ए माइनस बी यानी 29 माइनस के 21 बराबर में कितना बेटा जी, पी स्क्वायर। इसको मैं किए दे रहा हूँ इरेज। ठीक है, आपको फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से याद होगा ही। चलिए, तो 29 और 21 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 0 और 2 2 4 1 5 50 हो गया। और 29 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा जी, 8 बचेगा बराबर में कितना, पी स्क्वायर। तो 0 का 0 5 8 जा कितना होता है 40 यानी 400 आ गया। तो बराबर में कितना है बेटा जी, पी स्क्वायर है। हमें तो पहले चाहिए पी की, तो पी बराबर कितना आएगा, √400। कितना आएगा, √400। कैसे आया बेटा जी, स्क्वायर को जब दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। और 400 का जो रूट होता है उसका आंसर आता है 20। तो पी की वैल्यू आई 20 यूनिट। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी आई बेटा जी, 20 यूनिट।
तो हमारा आंसर जो आया है वो कितना आया है, 20 यूनिट आ गया। परपेंडिकुलर कितना आ गया, 20 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए बेटा जी फाइंड करते हैं। क्या था हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग थोड़ा साइड में कॉस और साइन को पहले फाइंड कर लेते। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आपको याद होगा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन क्या होता है बेटा जी, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस हमें कितना दिया गया, तो 21 दिया है और हाइपोटेनस 29 दिया है। तो हमारा हो जाएगा 21 अपॉन में 29। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, 29। इसी तरह से परपेंडिकुलर कितना बेटा जी अभी निकाला, 20, और हाइपोटेनस कितना है, 29। इनकी वैल्यू को रख देते हैं बेटा जी, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर, अच्छा एक चीज़ सुनो, ये जो कॉस के बाद ऐसे करके स्क्वायर लगा है, इसको हम ऐसे करके कॉस थीटा लिख करके होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। इसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, और प्लस साइन, और साइन के बाद और थीटा लगा कर होल स्क्वायर लगा दिया मैंने इस तरह से। ठीक है, वैसे ये इसकी आइडेंटिटी होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, पर अभी हम वो आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, अभी हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब कॉस थीटा की वैल्यू है कितनी बेटा जी, तो देखो ध्यान से, 21 अपॉन 29 है, तो 21 अपॉन में 29, और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना, 20 अपॉन 29, तो 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलो, अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन उसके लिए पहले हमें स्क्वायर ख़त्म करना होगा। ठीक है, चलिए स्क्वायर ख़त्म करते हैं। तो 20 और 21 का हमें स्क्वायर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखो बेटा जी, 21 का जो स्क्वायर होता है, 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441। आप निकाल सकते हो कैसे, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और 29 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो अभी मैं निकाल लेता हूँ। 29 का कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, और 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 2 जा 36। तो आंसर आएगा इसका कितना, 1 4 और 8, 841 होता है। कितना होता है भाई, 841। ठीक है, 29 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है बेटा जी, 841 होता है। चलो, तो इनका स्क्वायर पता चला गया। बाकी 20 का तो आपको पता ही है कितना होता है, 400 होता है। चलो 21 का लिख लेंगे हम लोग स्क्वायर कितना, 441, प्लस 20 कितना होता है, 400 होता है। 29 का कितना होता है, 841 आया था। इसका कितना है, 841। चलो बेटा जी, तो 441 प्लस 440, क्योंकि दोनों को एलसीएम पहले ही से डिनोटर सेम है, इसलिए एक बार ही हम लिख लेंगे 841। बेटा जी ऊपर को ऐड करेंगे तो आपका 841 आएगा, नीचे भी 841 है, दोनों क्रॉस कर देंगे, आंसर कितना आया बेटा जी, 1 आया। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है जिसको आप पढ़ेंगे आगे चल के कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और आज आपने प्रूफ भी कर लिया। ठीक है, ये क्या हो चुका है, प्रूफ्ड भी हो चुका है कि 1 होता है। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज मैं 2 ही क्वेश्चन करवाया। ठीक है, आई होप समझ में आए होंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन जो भी करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, एनसीईआरटी के अदर बुक्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। डीपीपी आपको मिल जाएगी कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और मैं उनको भी सॉल्व करवाऊँगा, डीपीपी को भी सॉल्व करवाऊँगा, ताकि आपको अगर कहीं डाउट हो तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना प्यारा सा। ठीक है।